हेलो एवरीवन। इस वीडियो से मैं मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। मैकेनिक्स के क्वेश्चंस मैं लूँगा और मैकेनिक्स के क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन क्वेश्चंस के थ्रू आपका थ्योरी पार्ट पे भी होल्ड आ जाए। अगेन मैकेनिक्स बहुत लेंथी पार्ट है, तो अगर मैं वो सारा पढ़ाने यहाँ पे बैठूँ तो बहुत टाइम लेने वाला है वो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म पे मैं कोशिश करूँगा समझाने की हर एक पार्ट। तो आप वीडियो देखते जाओ और हर एक क्वेश्चन के साथ मैं तो पूरा उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। जहाँ जहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल ज़रूरत होगा वो भी मैं वहाँ बता दूंगा, और जहाँ जहाँ पर मुझे लगेगा कि नहीं किसी पॉइंट का आपको पता होना चाहिए, उसका थ्योरी पता होना चाहिए, वो पार्ट भी मैं कवर करते जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और बस आपको आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ। क्वेश्चन का सोल्यूशन तो आप बुक पे भी देखोगे। अगेन डिस्कशन वाला जो पार्ट होने वाला है मेरे सोल्यूशंस का, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी 11th सेशन जो मैं 11th की वीडियोस भी अभी अपलोड कर रहा हूँ, अभी मैथमेटिकल टूल्स में अपलोड कर रहा हूँ, तो आगे जाके मैं मैकेनिक्स का पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन वहाँ पे लेने वाला हूँ और वहाँ न्यूमेरिकल डिस्कशन भी अलग होगा। तो वहाँ पर वो चीज़ आप फिर वहाँ पे देख सकते हो, बट अभी इसको टाइम लगेगा। तो एंट्रेंस के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली एंट्रेंस के स्टूडेंट्स के लिए, 12th के स्टूडेंट भी यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। 12th के स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनका 11th वाला पार्ट रिकैप्चुलेट हो जाएगा क्वेश्चन वाइज और डिस्कशन वाइज। तो फिलहाल के लिए मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगा। स्टार्ट में बहुत बेसिक क्वेश्चन से ही करने वाला हूँ, बट इवेंचुअली आप देखोगे हम एक एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे। तो अराउंड 1-1.5 हफ्ते में मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत सारा कंटेंट आपके सामने प्रोड्यूस कर सकूं इस मैकेनिक्स के रिलेटेड, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को जब देखोगे तो आपको नया नहीं लगना चाहिए, वो आपको टैकल करनी चाहिए। तो इस हिसाब से मेरा अप्रोच रहेगा। होपफुली आप वीडियो को एंड तक देखोगे और समझोगे कि हम मैकेनिक्स को कैसे अप्रोच करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 0.2 kg ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बात यहां पे कहूं तो आपको मास देकर है ऑब्जेक्ट का, तो आपका जो ऑब्जेक्ट का मास देकर है m इज इक्वल टू 0.2 kg। यह आपको यहां पर 0.2 kg मास देकर है और आप सिंपली इसको सब्जेक्ट करते हो टू अ फोर्स। अब ये फोर्स जो आपको यहां पर देकर है कंपोनेंट फॉर्म में देकर है, ये जो फोर्स आपको यहां पर देकर है ये कंपोनेंट फॉर्म में देकर है। तो कहने का मतलब आपको यहां पर जो फोर्स देकर है वो कंपोनेंट फॉर्म में देकर है, तो मैं एफ वेक्टर लिखूंगा और एफ वेक्टर आपका सिंपली यहां पर देकर है 0.3 i कैप, फिर आपका माइनस 0.4 j कैप। ये आपका फोर्स न्यूटन में देकर है। अब ठीक है, आपको यहां पर फोर्स देकर है, मास देकर है, पूछा जा रहा है वेलोसिटी निकालो, और 6 सेकेंड्स के बाद निकालो। मतलब 6 सेकेंड में जो बॉडी का वेलोसिटी है वो आप निकालो यहां पे, बस ये देकर है। अब देख लो, जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं ना, तो पहले ही सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन जो आपको होनी चाहिए क्वेश्चन को देखकर, आपका फोर्स यहां पर कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी, तो एक्सेलरेशन भी आपके पास यहां पर कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, तब आपके दिमाग में 3 इक्वेशंस आनी चाहिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए 3 इक्वेशंस आपके माइंड में आनी चाहिए। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। ये इक्वेशंस आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो काइनेमैटिक्स की इक्वेशन है ये आप बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिफाइन करते हो, ये बस आप सिंपली कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिफाइन करते हो। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने पहले फोर्स को देखा। मेरा फोर्स यहां पे वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट फोर्स के साथ डील करने वाला हूं। तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से उधर ही आपका आइडिया बनना चाहिए कि मे बी ये इक्वेशन मत आगे जाके यूज होंगी, मे बी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब फर्दर देख लो, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से शुरू हो रहा है। अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है, ये ऑब्जेक्ट का रेस्ट पर होना आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 है। अच्छा, यहां पर आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि आपको देखना है कि फाइनली वेलोसिटी कितना होगा टाइम 6 सेकंड के बाद। तो कहने का मतलब आपको यहां पर टाइम देकर है 6 सेकेंड्स। आपको टाइम यहां पर देकर है 6 सेकेंड्स और आपको निकालना क्या है, आपको फाइनल वेलोसिटी निकाल देना है।
तो होपफुली किसी को डाउट अभी तक नहीं होगा। तो चलो फोर्स देकर है ना, फोर्स से हम क्या निकाल सकते हैं, हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, सबको पता है न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। न्यूटन सेकंड लॉ आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है, F इज इक्वल टू ma, m आपका मास है, a आपका एक्सेलरेशन है। और एक तरीके से अगर मैं बात करूं, न्यूटन सेकंड लॉ ये स्टेट करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये आपका फोर्स होता है। रादर आपका जो फोर्स होता है इट डिपेंड्स और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किस रेट के साथ आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है वो आपको मैग्नीट्यूड देता है, या वो आपको आइडिया देगा कि फोर्स आपकी बॉडी पे किस मैग्नीट्यूड का लग रहा है, या किस हद तक आपका फोर्स लग रहा है आपकी बॉडी पे। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए मैंने F इज इक्वल टू ma यहां पे लिख लिया। आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन अगर यहां पर मैं बात करूं तो वो आपके पास F डिवाइडेड बाई m होगा। अगर मैं वेक्टोरली बात करूं तो आप वेक्टर भी लगा सकते हो, कोई इशू है नहीं। अब यहां पर अगर मैं फोर्स की बात करूं, अगर मैं फोर्स की बात करूं वो तो आपके पास 0.3 I कैप है, फिर माइनस आपके पास 0.4 J कैप है। तो ये तो फोर्स आ गया। और मास की अगर मैं बात करूं वो आपके पास 0.2 है। तो आप फर्दर देख सकते हो इट इज इक्वल टू, मैं ये 0.2 अलग अलग से दे सकता हूं ना दोनों टर्म्स को, तो ये आपके पास 0.3 डिवाइडेड बाई 0.2 I कैप होगा, फिर माइनस आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2 J कैप। आप देख सकते हो जब आप इसको इवैल्यूएट करोगे आपका जो A वेक्टर यहां पर आ जाएगा ये सिंपली आपके पास 1.5 I कैप आ जाएगा, माइनस ये आपके पास 2 टाइम्स J कैप आ जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने एक्सेलरेशन निकाला, न्यूटन सेकंड लॉ यूज कर दिया और मैंने एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल दिया। अब एक्सेलरेशन मिल गया ना, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी ना। तो यहां पर अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं, आपका जो v होगा इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, वो तो 0 है ना, तो आप इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 लिख दो, प्लस एक्सेलरेशन की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन की जगह पर आ जाएगा 1.5 I कैप, फिर माइनस आपका क्या आ जाएगा 2 J कैप, और मल्टीप्लाई आप किससे आप करोगे इसको, यू तो 0 आ गया मगर अब आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना है, टाइम का वैल्यू 6 है तो 6 यहां पे लिख दो। तो फर्दर जब आप v का वैल्यू इवैल्यूएट करोगे तो ये आपके पास 1.5 इंटू 6 जो आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास शायद 9 आ जाएगा, फिर माइनस आपके पास 12 J कैप। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि मैंने वेलोसिटी किस तरीके से निकाला, स्टाइल क्या था यहां पर, और फर्दर आप ये भी देख सकते हो कि मुझे कैसे पता चला कि मुझे ये इक्वेशंस को यूज करना है। सारा इसका है, सारा ये कॉन्सेप्ट है। तो अगेन मैं स्टूडेंट से यही कहता हूं कि आप पहले ये देखा करो कहीं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात तो नहीं हो रही, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब कोई एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है ना आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर, वो वहां पर जरूरी इन इक्वेशंस का भी यूज रख देता है वहां पर, मतलब ये इक्वेशंस भी उस क्वेश्चन में फिर आपको यूज करनी पड़ती है, उसका क्वेश्चन फिर वैसा बन जाता है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो 9 टाइम्स I कैप माइनस 12 टाइम्स J कैप मीटर पर सेकेंड, आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी नहीं है इसका, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, इसका ऑप्शन ए है। 2011 एम्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप कांस्टेंट फोर्स के साथ डील कर रहे हो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ डील कर रहे हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ डील कर रहे हो तो काइनेमैटिक्स की इक्वेशन जो आपके पास है, ये 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, इनका यूज हो सकता है आपके क्वेश्चन में, जैसे कि यहां पे हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने जैसे क्वेश्चन देखा होगा, मैं कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे। आप क्वेश्चन देख सकते हो कि गन जो है वो फोर्स F अप्लाई कर रहा है बुलेट पे। अब ये फोर्स जरा देख लो, ये फोर्स जो आपको इस वक्त देकर है, ये फोर्स टाइम पे डिपेंड करता है, ये फोर्स आपका टाइम पे डिपेंड करता है। तो वहीं पे क्लियर रहेगा ना कि अगर फोर्स टाइम पे डिपेंड करता है, फोर्स वैरिंग फोर्स होगा, अगर वैरिंग फोर्स आपके पास है, एक्सेलरेशन वैरिंग होगा, काइनेमैटिक्स की इक्वेशन को यहां यूज नहीं कर पाएंगे। आपकी काइनेमैटिक्स की तीनों इक्वेशन जो आप यूज करते हो वो कांस्टेंट फोर्स के लिए आप यूज करते हो, तो वहां बहुत जरूरी है कि आपका मोशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा हो। बट यहां पर आपका फोर्स वैरी कर रहा है, एक्सेलरेशन वैरी करेगा, काइनेमैटिक्स की इक्वेशन यहां पर यूज होंगी नहीं। तो पहला पॉइंट मैं वो क्लियर कर दूं। दूसरा पॉइंट, आप देख सकते हो कि ठीक है आप बुलेट पे फोर्स लग रहा है और ये फोर्स टाइम के साथ क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो यहां पर आप वेरिएबल फोर्स के साथ डील कर रहे हो। आपके पास जो फोर्स है यहां पे F इज इक्वल टू
आपके पास जो फोर्स यहां पर है F इज इक्वल टू 100 माइनस 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 5t। ये पहले ही अगर मैं बात करूं तो ये आपका वेरिएबल फोर्स है। चलो वेरिएबल फोर्स के बारे में बात करता हूं थोड़ी सी। लेट अस अगेन टेक न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है कि फोर्स जो आपके पास है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो dp बाई dt। ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ है। आप लिखते हो वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब आप हटाते हो तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, और ऐसा ही सिस्टम में उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो आपका जो यहां पर f का वैल्यू आ जाएगा dp बाई dt के फॉर्म में आ जाएगा। फर्दर अगर आप देखोगे यहां पे आपके पास जो f dt होगा वो बन जाएगा ना आपके पास dp। वो आपके पास सिंपली क्या बन जाएगा, वो आपके पास सिंपली यहां पर dp बन जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे आप देख सकते हो कि आपका जो फोर्स है वो तो टाइम पे डिपेंड करता है, वो तो आपका जो फोर्स है वो तो टाइम पे डिपेंड करता है, और ये आपका सिंपली किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। ये आपका सिंपली क्या आ जाएगा, ये आपका चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगा। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर इसको इंटीग्रेट करूं, अगर मैं इसको यहां पर इंटीग्रेट करूं और अगर मैं इसको यहां पर इंटीग्रेट करूं, लेट अस एज्यूम कि आपका इनिशियल मोमेंटम जो है वो पी है और आपका जो फाइनल मोमेंटम है वो आपका पी है, क्योंकि मैंने इंटीग्रेट किया अंडर लिमिट्स इंटीग्रेट कर रहा हूं, और यहां पर आपके पास इनिशियल टाइम t1 होगा और फाइनल टाइम आपके पास क्या होगा t2। कहने का मतलब ये f dt है, मैंने इसको इंटीग्रेट किया और जब आपका टाइम t1 था तब बॉडी का मोमेंटम पी था इनिशियल, और जब आपका टाइम t2 हो गया आप देख रहे हो कि वहां पर बॉडी का जो टाइम है वो बॉडी का जो मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम pf के बराबर हो गया। देख लो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेट करना तो यहां पे सबको आएगा, मगर ये वाला पार्ट आपको ये कहता है कि जब भी आप यहां पर डील करोगे ऐसे सिचुएशन को जहां पर आपका फोर्स क्या होगा, वेरिएबल फोर्स, आपके पास कुछ ऐसा यहां पर आ जाएगा, इस फॉर्म का आपको स्टाइल बन जाएगा। फर्दर आप देख सकते हो यहां पर आपका फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम है, इसलिए तो आप इंटीग्रेट कर पा रहे हो, तो यहां पर भी फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, आप इंटीग्रेट कर पाओगे। मगर ये इंटीग्रल आपके दो टाइम मांगता है। यहां से ये इंटीग्रल जो है ये आपके दो मोमेंटम्स मांगता है। अब यहां पर चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, बट ये दिमाग में रखो कि यहां पर ये इंटीग्रल आपके कितने टाइम मांगता है, दो टाइम मांगता है। आपको इनिशियल टाइम पता होना चाहिए, फाइनल टाइम पता होना चाहिए। तो यहां पर सिंपली आप देख सकते हो मैं लिख रहा हूं यहां पे इंटीग्रल एफ डी टी फ्रॉम t1 टू t2। इसको मैं लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल डीपी। आपका इंटीग्रल डी कैंसिल आउट हो जाएगा, इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, और जब आप इसमें लिमिट दोगे तो ये बन जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। मैं एज्यूम कर रहा हूं आप एंट्रेंस में हो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। तो फर्दर आप देख सकते हो ये आपका चेंज इन मोमेंटम है। अच्छा ये चेंज इन मोमेंटम वेरिएबल फोर्स की वजह से आ रहा है ना, आ रहा है वेरिएबल फोर्स की वजह से। तो वेरिएबल फोर्स की वजह से आपके पास चेंज इन मोमेंटम जब आता है, इस चेंज इन मोमेंटम को आप इंपल्स कहते हो, इसको आप इंपल्स कहते हो। अब देख लो मैं तो क्वेश्चन लिया था, मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट किया, बट यहां पर जितना मुझे जरूरत था बताने का इंपल्स वगैरह के बारे में मैंने पूरा ओपनली आपको बता दिया। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। ये जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसी को आप क्या बोलते हो, इंपल्स। कभी कभी क्वेश्चन इतना आसान होता है, बस आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना होता है, मगर आपको ये नहीं क्वेश्चन में देकर होता है कि चेंज इन मोमेंटम निकालो, आपको बोला होता है इंपल्स को कैलकुलेट करो। तो आप वहां पे क्या करोगे, चेंज इन मोमेंटम निकालोगे। चेंज इन मोमेंटम का मतलब ही क्या होता है, इंपल्स। अच्छा यहां पर फर्दर देख लो, ये चेंज इन मोमेंटम कोई भी चेंज इन मोमेंटम नहीं है, ये चेंज इन मोमेंटम एक वेरिएबल फोर्स यहां पे ला रहा है, एक वेरिएबल फोर्स यहां पे ला रहा है। तो जरा यहां से स्टार्ट करते हैं, अगेन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ गन अप्लाइज अ फोर्स एफ ऑन अ बुलेट। तो फोर्स एफ अप्लाई कर दिया, तो जब उसने स्टार्ट किया होगा फोर्स अप्लाई करना तब टाइम होगा ना t इक्वल टू 0। तो चलो मेरे पास यहां पे t1 निकल गया, टाइम का एक लिमिट, एक लोअर लिमिट मुझे निकल गया कि जब उसने फोर्स अप्लाई करना शुरू किया होगा तब टाइम 0 है। अच्छा फाइनल टाइम की बात करें, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ गन अप्लाइज अ फोर्स एफ ऑन अ बुलेट विच इज गिवन बाय, ये एक्सप्रेशन आपको देकर है वेरिएबल फोर्स की। द बुलेट इमर्ज आउट विद स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड। आपको बुलेट का स्पीड देकर है, आपको बुलेट का स्पीड देकर है v इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड।
बहुत सही, आपको यहां पर सिंपली स्पीड भी देकर है, आपको बोल रहे हैं यहां पे क्वेश्चन में फाइंड आउट द इंपल्स एक्सर्टेड। तो इंपल्स कैसे निकालोगे, ये स्टाइल है इंपल्स निकालने का, टिल फोर्स ऑन द बुलेट बिकम जीरो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देख लो, ये क्वेश्चन में आपको देकर है टिल फोर्स ऑन बुलेट इट बिकम जीरो, टिल फोर्स ऑन बुलेट बिकम जीरो। जरा फोर्स का एक्सप्रेशन देखो, ये फोर्स जीरो बनेगा ना, जब ये फोर्स जीरो बनेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप टाइम निकाल सकते हो ना, जो आपको टाइम वहां पे मिलेगा वही तो T2 बन जाएगा ना। तो ये वाला जो पार्ट है यहां पे क्वेश्चन में, टिल फोर्स ऑन बुलेट बिकम जीरो, आप देख रहे हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैं सिंपली यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं f को जीरो के बराबर लूंगा, मैं f को यहां पर जीरो के बराबर लूंगा, और यही आपका आ जाएगा 100 माइनस 0.5 इंटू 10⁵ t। तो आप देख सकते हो ये मैंने जीरो क्यों लिया, क्योंकि अब मैं वो इंस्टेंट निकालना चाहता हूं जब फाइनली बुलेट रेस्ट पे आ जाएगी, और वही इंस्टेंट मेरा क्या बन जाएगा, वो T2 बनेगा, क्योंकि फाइनली बुलेट रेस्ट पे आ जाएगी। शुरू भी रेस्ट से कर दिया, फाइनली वो रेस्ट पे वापस आ जाएगी। स्टार्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, स्टार्ट आपका T जो पहला इंटरवल है, जब आपका टाइम वहां पर T=0 था, फाइनल टाइम निकालने के लिए आप बस यहां पर फोर्स की इक्वेशन को जीरो पुट कर दो, और ये इक्वेशन जीरो के बराबर पुट हो जाएगी। तो आप यहां पर सिंपली लिख सकते हो ना 100 इट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁵, और ये t अपनी जगह पे। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। मैं इस पार्ट को रब करता हूं और हम सोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो यहां टाइम निकालते हैं। पहले आपका जो टाइम आएगा, इस पार्ट को आप सीधे यहां पे ट्रांसपोज कर दो नीचे, ये आपका आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 0.5 अपनी जगह पर मल्टीप्लाइड बाय 10⁵, ये आपका टाइम t आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय, रादर 1000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁵। ये आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका t है, तो आप सिंपली लिख सकते हो t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ये 5 इंटू 100 आ जाएगा, तो 500 आ जाएगा। तो ये आपका टाइम है और सेकेंड्स में आ जाएगा, ये आपका सेकेंड्स में आ जाएगा। तो ठीक है, टाइम निकल गया, और यही टाइम आपका यहाँ पर T2 बन जाएगा, यही टाइम आपका T2 बन जाएगा। तो ठीक है, अब हमें पता है इम्पल्स का इक्वेशन, इम्पल्स का इक्वेशन हमें पता है। आपको यहाँ पर फोर्स पता है, आपको यहाँ पर स्पीड देकर है, इमर्जेस आउट विद अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बुलेट जो थी स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे ही थी, तो इनिशियल मोमेंटम उसका जीरो होगा, मगर फाइनल मोमेंटम की हम बात कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इक्वेशन को यूज़ करते हैं। इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, आपके पास इक्वेशन है इंटीग्रल f अपनी जगह पे रहेगा और dt यहाँ पर आ जाएगा, और आपके पास यहाँ पर t1 से लेके t2 तक जब आप इसको इवेलुएट करोगे, यही आपका इम्पल्स j होगा। I से भी डिनोट कर सकते हो, J से भी डिनोट कर सकते हो। तो वैल्यूज देखते हैं, आपका टाइम t1 0 है, और फाइनली आपका टाइम t2 जो है वो 1/500 है। इट इज इक्वल टू, सॉरी, फोर्स का वैल्यू अगर आप देखोगे वो आपके पास यहाँ पर 100 माइनस 0.5 इंटू 10⁵ t के बराबर है, और फिर यहाँ पर आपके पास अपना dt आ जाएगा, ये आपका j के बराबर होगा। अगेन मैं यहाँ एज्यूम करके चलूंगा कि इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे आपको फुल होल्ड है, तो मैं सिंपली इसको लिख सकता हूँ 100t यहाँ पर, क्योंकि जब आप 100 को इंटीग्रेट करोगे तो 100t आएगा। कांस्टेंट को जब आप इंटीग्रेट करते हो दैट इज कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल, वेरिएबल आपका यहाँ पे t है, तो पहले मैंने कांस्टेंट लिख दिया, फिर टाइम्स द वेरिएबल, तो 100t आ जाएगा। फर्दर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस 0.5 इंटू 10⁵, ये आ जाएगा t² डिवाइडेड बाई 2। ये आपका इंटीग्रेशन आ रहा है, और लिमिट्स जब आप पुट करोगे, इनिशियल लिमिट 0 होगा और फाइनल लिमिट 1/500 होगा, और यही आपका यहाँ पर इम्पल्स j है, यही आपका इम्पल्स यहाँ पर j है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो अब मैं सिंपली यहाँ 1/500 सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं। अपर लिमिट आप 1/500 यहाँ भी सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ भी सब्सटीट्यूट कर दो, ये 100 मल्टीप्लाइड बाई t का वैल्यू 1/500 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 500 आ जाएगा, माइनस ये आपके पास यहाँ पे 5 इंटू 10⁵
डिवाइडेड बाय, ये तो 5/10 मैंने लिख दिया, 0.5 को मैंने 5/10 का फॉर्म लिख दिया, 10⁵ अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, यहाँ पर t² है, तो कहने का मतलब ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 500। ये मैंने अपर लिमिट दिया ना, लोअर लिमिट देने की जरूरत है नहीं। देखो क्यों, जब आप यहां पर लोअर लिमिट दोगे, अपर लिमिट जब आपने दे दी, सारी पूरा अपर लिमिट आपने दे दिया, फिर आप फॉर्मूला का माइनस लिखते हो ना, और फिर क्या लिखते हो, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में जब आप t की जगह 0 पुट करोगे ये वैनिश हो जाएगा। लोअर लिमिट में जब आप यहां पर t² की जगह पे 0² डाल दोगे ये भी वैनिश हो जाएगा। तो लोअर लिमिट पूरा यहां पर क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, वो आपका पूरा यहां पर क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो होपफुली अभी तक किसी को कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। ये 1/5 आएगा, मैं यहां पर दिखा रहा हूं, यहां से मैं यहां पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो ये वाला पार्ट 1/5 आएगा, तो ठीक है 1/5 लिखता हूं मैं इसको, फिर माइनस, जरा ये वाला पार्ट देख लो, आप देख सकते हो कि यहां पर 5 जीरोज है, ऊपर नीचे भी तो 5 जीरोज है ना, आप देख सकते हो। फर्दर आपका यहां पर एक 5 कैंसिल हो जाएगा, एक 5 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये आपके पास बन जाएगा ये 2 × 5 10, तो ये पूरा 1/10 बन जाएगा, ये पूरा आपका यहां पर 1/10 बन जाएगा। और यही आपका इम्पल्स आई होगा या जे होगा, यही आपका इम्पल्स यहां पर जे होगा। मैं लिख सकता हूं ना, देयरफॉर जे इज इक्वल टू, अच्छा ये 1/5 को लिख सकता हूं ना मैं 2/10, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक फ्रैक्शंस इनको बनाओ यहां पे, तो 2/10 आ जाएगा, 2/10, फिर माइनस क्या आएगा 1/10। तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास आ जाएगा 2/10 माइनस 1/10, 1/10 होता है ना, आप देख लो यहां पर 2/10, 10 एलसीएम आएगा, तो 10 एलसीएम आएगा, 2 - 1 1 होता है, तो 1/10 बन जाएगा, 1/10 आपका यहां पे 0.1 होता है। अब इंपल्स का अगर यूनिट देखोगे, आप देख सकते हो न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, क्योंकि फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसीलिए इंपल्स का यूनिट न्यूटन सेकेंड है। तो ये भी आप इसका टेक केयर करो। अब 0.1 न्यूटन सेकेंड आपका आंसर यहां पे आ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका होगा। अगेन ये क्वेश्चन उतना था नहीं, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको जल्दी हम कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पर अगेन इंपल्स वाले पार्ट को रिपीट किया कि इंपल्स क्या होता है, ताकि आपको आइडिया मिले इंपल्स के बारे में भी। तो होपफुली आपको ये पूरा समझ में आया होगा। मैंने इंपल्स का डेफिनेशन, अब देख लो और एक चीज, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे बहुत बार दिमाग में आया कि ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी क्यों देकर है, मतलब इस वेलोसिटी का आइडिया क्या है। ये आपको बोल रहा है कि बुलेट इमर्ज हो रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्यों देकर है ये, मतलब 400 मीटर पर, इसका तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, आप चेक कर लो, कहीं पे भी ये यूज हो नहीं रहा है। वेलोसिटी मैंने लिख दिया वहां पे 400 मीटर पर सेकेंड, मगर ये कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज हम कर सकते थे। आप देख लो, ये जो क्वेश्चन तो एंट्रेंस में ही आया है, मगर इस क्वेश्चन में आपका और एक पार्ट बन सकता है कि फाइंड द मास ऑफ बॉडी, फाइंड द मास ऑफ बॉडी। तब आपको वेलोसिटी पता है, चेंज इन मोमेंटम आपने निकाल दिया 0.1, वेलोसिटी पता है, आप बुलेट का मास भी निकाल सकते हो। तो अगेन ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये कहीं ना कहीं से इन्हें लिया होगा, ऐसा नहीं होगा कि इन्हें फॉर्म किया होगा, कोई बुक होगी जहां से क्वेश्चन इन्हें लिया होगा, उसी बुक पे जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट होगा वो मास के रिलेटेड होगा, तभी जाके तो वेलोसिटी देकर है, वरना वेलोसिटी जरूरत था नहीं यहां पे। तो अगेन आप ये भी बोल सकते हो, मे बी कंफ्यूज करने के लिए आपको वेलोसिटी रख दिया यहां पे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, बट ये कहीं यूज हो नहीं रहा है। बट अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड किया जाता, आपने तो निकाल दिया ना चेंज इन मोमेंटम, आपको पता है इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम आपका 400 इंटू मास आ जाएगा, यही आपका फाइनल मोमेंटम इंपल्स बन जाएगा, यही आपका इंपल्स बन जाएगा यहां पे। तो आप यहां पे मास को भी इवैल्यूएट कर सकते हो, इसीलिए ये वेलोसिटी का वैल्यू है, मगर मास तो देकर नहीं था कहीं पे, तो फिलहाल के लिए ये वेलोसिटी का वैल्यू यहां पर आपको सिंपली डिस्टर्ब करने के लिए था। होपफुली आपको इस पे डाउट नहीं रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ठीक है, जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा होगा, आपको एक पार्टिकल देकर है जो कि पहले रेस्ट पर है, और फिर आप उस पर एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई करते हो। वो वेरिएबल फोर्स का इक्वेशन आप ये देख सकते हो। तो ये
वेरिएबल फोर्स आप अपने पार्टिकल पे अप्लाई कर रहे हो, और आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑब्वियसली जब आप पार्टिकल पे एक वेरिएबल फोर्स लगाओगे तो उसके पास एक वेरिएबल वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहां समझो पहले क्वेश्चन को कि जब आप एक पार्टिकल पे वेरिएबल फोर्स लगाते हो ना तो उसकी वेरिएबल वेलोसिटी आ जाती है, क्योंकि वेरिएबल फोर्स लगाया तो वेरिएबल एक्सेलरेशन तो वेरिएबल वेलोसिटी, तो वही वेरिएबल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। और जब आप उस वेरिएबल वेलोसिटी को फाइंड कर दोगे फिर उसी इक्वेशन को यूज करके हम देखेंगे कौन सा ग्राफ यहां पर सही है। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि आपके पास यहां पर, अगर मैं बात यहां पे करूं, आपको यहां पे फोर्स का इक्वेशन देकर है एफ ऑफ टी इट इज इक्वल टू एफ नॉट ई रेज टू द पावर माइनस बी टी। अच्छा सारा छोड़ दो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर जो पावर होगा, अगर ये फंक्शन होगा ना किसी वेरिएबल का, तो आपको इसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो ये चीज आप दिमाग में रखो, आगे जाके इसको यूज कर लेंगे। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपको यहां पर एफ ऑफ टी देकर है, चलो न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, तो वो आपके पास फोर्स कुछ नहीं होगा, ये m और ये आपका एक्सेलरेशन। अब आपको पता है एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, मैं a ऑफ t नहीं लिखूंगा क्योंकि नेचुरल है यहां पे कि आपका फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम है, तो एक्सेलरेशन भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, तो a ऑफ t लिखने की जरूरत नहीं है, a आप यहां पे लिख रहा हूं, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन यहां पे टाइम के साथ वैरी कर रहा है। फर्दर देख लो, इट इज इक्वल टू एफ नॉट अपनी जगह पर है, और e रेज टू द पावर माइनस बी टी आप देख सकते हो ये अपनी जगह पर है। होपफुली किसी को अभी तक डाउट नहीं होगा, और होपफुली आपको अच्छे से दिख रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूं। फर्दर देख लो, यहां पर अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, वो तो आपका सिंपली एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा, और मल्टीप्लाई यहां पर ई रेज टू द पावर माइनस बी टी से हो जाएगा। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो ना डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो ना एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी, और ये आपका सिंपली आ जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम ई रेज टू द पावर माइनस बी टी। आप देख सकते हो कि किस फॉर्म में हम चल रहे हैं। अब यहीं से तो आपको वेलोसिटी निकलेगी। वेलोसिटी कैसे निकाल दोगे आप इस dt को ट्रांसपोज कर दो, आप इस dt को ट्रांसपोज कर दो, तो कहने का मतलब ये आप लिख सकते हो देयरफॉर dv इट इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम ई रेज टू द पावर माइनस बी टी टाइम्स dt। तो आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन आपका बन रहा है। मगर आपको यहां पर वेलोसिटी चाहिए ना, डिफरेंशियल वेलोसिटी आपको नहीं चाहिए, आपको तो कंप्लीट वेलोसिटी चाहिए। डिफरेंशियल से आप कैसे कंप्लीट इमेज ले पाते हो? इंटीग्रेशन करके। तो कहने का मतलब आप यहां इंटीग्रेट कर लो, यहां से भी आप इंटीग्रेट कर लो। जब टाइम आपका जीरो, आप देख लो, जब टाइम आपका जीरो, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट at origin at t is equal to 0। तो आप देख सकते हो कि जब आपका टाइम जीरो होगा तब आपका पार्टिकल रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। मगर जब आपके पास टाइम t होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो v होगी। अब जरा इसका इंटीग्रेशन देख लो, आपका इंटीग्रेशन ऑफ dv जो होगा, ये सिंपली अगर मैं बात करूं, ये आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 है एक्चुअल में। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, इट इज कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल। इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहां कांस्टेंट है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल dv इट विल बी 1 टाइम्स द वेरिएबल। तो कहने का मतलब ये आपके पास 1 टाइम्स v आ जाएगा, और लिमिट्स आपके पास 0 टू v है। इट इज इक्वल टू एफ नॉट कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, पार्टिकल का मास m वो भी कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो एफ नॉट बाई एम तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल में आपके पास ई रेज टू द पावर माइनस बी टी डी टी रह जाएगा। अच्छा, लिमिट्स क्या है टाइम की? 0 से लेके t तक। अब यहां पर अगर मैं लिमिट्स की बात करूं, ये तो v माइनस 0 आ जाएगा, ये आपका सिंपली v माइनस 0 आ जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू एफ नॉट अपनी जगह पर डिवाइडेड बाय m अपनी जगह पे। अभी मैंने आपको कहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन वापस क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैं वापस यहां पर e रेज टू द पावर माइनस बी टी लिखने वाला हूं, तो वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। मगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर है वो है ना फंक्शन ऑफ टाइम। तो डिफरेंशिएट करोगे ना पावर को, पावर आपका ये है माइनस बी टी, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां पर इंटीग्रेशन में आप उसको डिवाइड कर दोगे। तो आप डिवाइड करोगे यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस बी टी, वेरिएबल आपका t है तो विद रिस्पेक्ट टू डी टी आ जाएगा।
मैं एक एक स्टेप दिखा रहा हूं, इवन तो मुझे पता है कि एंट्रेंस के स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, बट मैं ये स्टेप पे भी जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सच में ये नहीं पता होगा कैसे आ रहा है। तो अगेन होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। और लिमिट्स अगर मैं बात करूं, यहां लिमिट्स आपके पास 0 से लेके t तक है, तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। कंटिन्यू करते हैं, मैं सिंपली यहां कंटिन्यू करता हूं। तो कंटिन्यू मैं करता हूं। v-0 आपका v आएगा, v-0 आपका v आएगा। f0/m अपनी जगह पर, आपका f0 डिवाइडेड बाय m जो है वो अपनी जगह पे आएगा। e⁻⁻bt जो आपका e⁻⁻bt है, इसको लिमिट दे दो, पहले t सब्स्टिट्यूट करो। जब आप पहले t सब्स्टिट्यूट करोगे ये e⁻⁻bt ही आ जाएगा, क्योंकि आप t की जगह t सब्स्टिट्यूट करोगे। जब आप t की जगह t सब्स्टिट्यूट करोगे तो e⁻⁻bt आ जाएगा। अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस करोगे आप, माइनस यहां पे। अब इसी t की जगह पर लोअर लिमिट दे दो, t की जगह पे 0 दे दो, b इंटू 0 0 हो जाएगा, -0 0 ही होता है, e⁻0 1 के बराबर होता है। तो आपके पास यहां पर अगर मैं लोअर लिमिट की बात करूं तो वो e⁻0 आ जाएगा। तो मैंने आपके लिए यहां पे e⁻0 लिख दिया। अच्छा, फर्दर आप देख सकते हो यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ हो रहा है। डिनोमिनेटर में आपका जो माइनस है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा, b जो है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा, बिकॉज b इज अ कांस्टेंट, तो ये दोनों डिफरेंशिएशन के बाहर आएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम 1 के बराबर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल 1 के बराबर होता है। तो डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं, डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं, वहां पर आपका -b आ जाएगा, वहां आपका -b आ जाएगा। अच्छा चलो फर्दर देखते हैं। आपका जो वेलोसिटी है इट इज इक्वल टू f0 अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय m इंटू बी लिख सकता हूं ना मैं mb। अब बात है इस माइनस की, इस माइनस को आप इस ब्रैकेट में ले जाओ। ये माइनस जब आप यहां पर, क्योंकि ये माइनस जो है ना ये प्रोडक्ट में है इस ब्रैकेट के, जब आप इस माइनस को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो पहली टर्म नेगेटिव बन जाएगी, और इसी माइनस को जब आप दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे ये नेगेटिव टर्म आपकी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूं, पहली टर्म इस नेगेटिव की वजह से पहली टर्म नेगेटिव होने वाली है, तो -bt आ जाएगा, और इस नेगेटिव की वजह से जो दूसरी टर्म है जो कि नेगेटिव थी वो पॉजिटिव बनने वाली है, तो e⁻0 आ जाएगा। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपके पास जो v है यहां पे इट इज इक्वल टू f0 तो अपनी जगह पे आएगा, डिवाइडेड बाय mb भी अपनी जगह पर आएगा। आप फर्दर देख सकते हो e⁻0 एनीथिंग e⁻0 1 के बराबर, ये माइनस अपनी जगह पे e⁻⁻bt। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट ऐसे करता हूं, आप t इक्वल टू 0 ले लो, तो मैं v निकालने की कोशिश करूंगा एट t इज इक्वल टू 0। इट इज इक्वल टू f0 डिवाइडेड बाय mb, 1 अपनी जगह पर माइनस, यहां पर t की जगह 0 पुट करोगे ना, ये भी e⁻0 बनेगा। एनीथिंग e⁻0 इज 1, तो ये 1 - 1 बन जाएगा। आपका सारा आंसर 1 - 1 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो आपका ये 0 आ जाएगा। आप देख सकते हो ये पहले 0, तो टाइम 0 पे वेलोसिटी 0। ये तो क्वेश्चन भी बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट एट ओरिजिन, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। इसीलिए तो आप देख सकते हो कि सारे ग्राफ्स यहां पे 0 से शुरू हो रहे हैं, सारे ग्राफ्स यहां पे 0 से शुरू हो रहे हैं, सारे ग्राफ्स, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बोल रहा है। अब हमने उसी चीज को यहां पे क्या किया, इवैल्यूएट किया इक्वेशन को यूज करके। बट अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर t को टुवर्ड्स इन्फिनाइट टेंड करूं, अब इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है कि आप एक लॉन्गर ड्यूरेशन आप टाइम लोगे, मतलब आप 1 घंटा आपके लिए बड़ा हो सकता है, तो मेरे लिए 10 घंटे बड़े हो सकते हैं, तो किसी के लिए 1000 घंटे बड़े हो सकते हैं। तो आप सिंपली क्या बोल रहे हो कि जब आपका मोशन जो है वो एक स्टडी स्टेट अटेन करेगा, तो उसी को आप t टेंडिंग टू इन्फिनाइट कहते हो। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट वो स्टेट होता है जब आपका सिस्टम जो है वो एक फाइनल फॉर्म पे पहुंच जाता है, जहां पर वो समवट स्टेबल सा बन जाता है, या वो एक ऐसा फॉर्म लेता है कि वहां पर वो फॉर्म फिर उसका चेंज नहीं हो पाता है, उसी को आप स्टडी स्टेट बोल सकते हो। तो अगर मैं t टेंडिंग टू इन्फिनाइट की बात करूं तो आप सिंपली देख सकते हो यहां पर f0 तो अपनी जगह पर, डिवाइडेड बाय mb भी अपनी जगह पर, 1 अपनी जगह पर, माइनस ये बन जाएगा e⁻, t को इन्फिनिटी दे रहे हो ना, तो e⁻, t को इन्फिनिटी दे रहे हो तो e⁻∞, e⁻∞। अच्छा, e⁻∞, अब जिनको नहीं पता e⁻∞ आपका 0 होता है, तो कहने का मतलब स्टडी स्टेट पे आपकी वेलोसिटी जो है वो f0/mb बनेगी।
ये जीरो नहीं बनेगी। तो स्टडी स्टेट पे आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं बन रही है, ये ग्राफ हो नहीं सकता, ये भी ग्राफ हो नहीं सकता, क्योंकि स्टडी स्टेट पे आपकी जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन करने वाली है। तो ये पहला ग्राफ और लास्ट वाला ग्राफ यहां पे नहीं हो सकता। अब स्टडी स्टेट पे आपका पार्टिकल क्या वेलोसिटी अटेन करेगा, तो आप देख सकते हो कि स्टडी स्टेट पे आपका पार्टिकल जो है वो F0/mb वेलोसिटी अटेन करने वाला है। तो F0/mb है किसी ऑप्शन में, F0/mb इसमें है ना। तो एक स्टडी स्टेट पे जब आपका पार्टिकल पहुंच जाएगा, पार्टिकल की जो स्टडी स्टेट वेलोसिटी होगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन करेगी जो कि F0/mb है। आप देख सकते हो कि एक कांस्टेंट स्टाइल अटेन हो रहा है यहां पे, और ये F0/mb के बराबर है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन बी सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर ये तो F0/m है, ये तो F0/m है, क्योंकि बी और बी कैंसिल हो जाएगा, बी और बी यहां कैंसिल हो जाएगा, तो F0/m है। जबकि यहां पर आप देख सकते हो कि स्टडी स्टेट पे पार्टिकल का वेलोसिटी F0/mb के बराबर है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 2012 AIEEE या जेई का क्वेश्चन था ये। तो आप देख सकते हो लास्ट मैंने नीट और एम्स के क्वेश्चन लिए, और ये मैंने जेई का क्वेश्चन लिया। बहुत आसान है मैकेनिक्स, बट आपको मुश्किल लगता है क्योंकि आप ये इंटीग्रेशन वाले पार्ट और डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को हैंडल नहीं कर पाते हो। तो अगेन मैं 11th के सेशन में जल्दी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लेने वाला हूँ। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, आप वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो, वहाँ से भी अपना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टाइम टेक केयर।